कभी सोचा है कि कोई एक आइडिया, एक छोटा सा ख्याल कैसे कानून बन जाता है और फिर वो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है? आज हम इसी सफर को समझेंगे। हम जानेंगे कि भारत के राज्यों में विधानसभाएं काम कैसे करती हैं और कैसे एक बिल कानून का रूप लेता है। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राज्यों में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, फिर हम जानेंगे कि इन विधेयकों की शुरुआत कहां से होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के बीच पावर का गेम कैसे चलता है, कौन ज्यादा पावरफुल है। फिर आती है राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका, और आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए एक क्विक समरी भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी भी चीज की शुरुआत जाहिर है उसकी बुनियाद से होती है, और यहां हमारी बुनियाद है भारत का संविधान। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का दिल है। इसका जवाब किसी एक लाइन में नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम में छिपा है। इसमें कई किरदार हैं, कई चेक्स एंड बैलेंस हैं, और आज हम इसी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कोई विधायक है जो अपने इलाके में प्लास्टिक के कचरे से बहुत परेशान है। अब उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा दिया जाए। बस यहीं से उस आइडिया के कानून बनने का सफर शुरू होता है। अब सोचिए, कानून बनाने की प्रक्रिया एक हाईवे की तरह है। आर्टिकल 196 कहता है कि इस हाईवे पर 2 लेन हैं। कोई भी बिल अपनी यात्रा या तो विधानसभा वाली लेन से शुरू कर सकता है या विधान परिषद वाली लेन से। हाँ, ये तभी मुमकिन है जब उस राज्य में दोनों सदन हों। तो ये एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। हर बिल एक जैसा नहीं होता। एक स्पेशल कैटेगरी है जिसे कहते हैं मनी बिल। और भाई, इसके लिए तो नियम कायदे बिल्कुल अलग हैं। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिस पर हम अभी बात करेंगे। और हाँ, जब हम इन विधायकों की बात कर ही रहे हैं तो एक और मजेदार बात जान लेते हैं। इनकी सैलरी और भत्ते वो भी एक कानून के जरिए ही तय होते हैं। आर्टिकल 195 में यही बताया गया है। मतलब ये पूरा सिस्टम खुद को ही रेगुलेट करता है। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। बिल तो पेश हो गया, अब वो विधानसभा और विधान परिषद से होकर गुजरेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इन दोनों सदनों के पास बराबर की ताकत है? ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है ऑर्डिनरी बिल, जो दोनों सदनों के बीच एक पिंग पोंग मैच की तरह इधर से उधर जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है मनी बिल, और ये एक वन वे स्ट्रीट है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ विधानसभा से ही हो सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि असली पावर किसके हाथ में है। तो आखिर ये मनी बिल है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये राज्य सरकार का पर्स है। कोई भी कानून जिसका लेना देना टैक्स लगाने, सरकार के उधार लेने या फिर राज्य के खजाने से पैसा निकालने से हो, वो सब मनी बिल की कैटेगरी में आता है। आर्टिकल 199 में इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। और अब आता है असली पावर प्ले। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के स्पीकर के पास होता है। उनका फैसला फाइनल है, उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे स्पीकर इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत पावरफुल फिगर बन जाते हैं। जैसे ही मनी बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद पहुंचता है, एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। टिक टॉक। परिषद के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। वो इसमें बदलाव के सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं सकते। और अगर 14 दिन में कुछ नहीं किया तो बिल अपने आप पास मान लिया जाता है। इससे एक बात साफ है, पैसे के मामले में विधान परिषद की भूमिका सिर्फ सलाह देने की है, फैसला लेने की नहीं। तो अब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका है, चाहे साधारण बिल हो या मनी बिल, ताकत का पलड़ा विधानसभा की तरफ ही झुका हुआ है। विधान परिषद की भूमिका एक तरह से एक सेकंड ओपिनियन देने वाली है, एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करने वाली है, लेकिन वो गाड़ी को रोक नहीं सकती। तो बिल ने विधानसभा और विधान परिषद के चक्रव्यूह को तो भेद लिया, लेकिन सफर अभी बाकी है। अब बिल अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुंचता है, और ये चेक पॉइंट है राज्य के संवैधानिक मुखिया यानी गवर्नर। तो आर्टिकल 200 गवर्नर को 4 ऑप्शन देता है, 4 रास्ते। पहला, वो बिल पर साइन कर दें और वो कानून बन जाए, सिंपल। दूसरा, वो अपनी सहमति न दें और बिल वहीं खत्म हो जाए। तीसरा, वो बिल को कुछ सुझावों के साथ वापस विधानमंडल को भेज दें कि भाई इस पर जरा फिर से सोचो। और चौथा, जो कि बहुत अहम है, वो बिल को अपने पास न रखकर उसे फाइनल फैसले के लिए देश के राष्ट्रपति के पास भेज दें।
तो क्या होता है जब गवर्नर बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं? ये इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और सबसे ऊंचा लेवल है, और ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्य के रिश्तों पर भी रोशनी डालता है। तो आर्टिकल 201 के मुताबिक अब गेंद राष्ट्रपति के पाले में है। उनके पास भी वही अधिकार हैं। वो चाहे तो हाँ कह सकते हैं और बिल कानून बन जाएगा, वो चाहे तो ना कह सकते हैं और बिल वहीं खत्म, या फिर वो भी इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक पेच है, राष्ट्रपति मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो इस आखिरी स्टेज पर भी कुछ सीमाएं हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये टेबल आपके लिए एक क्विक रेफरेंस गाइड है। आर्टिकल 195 सैलरी से जुड़ा है, 196 बिल कैसे पेश होता है, 197 साधारण बिल की प्रक्रिया, 198 मनी बिल की प्रक्रिया, 199 मनी बिल की परिभाषा क्या है, 200 गवर्नर की सहमति और 201 राष्ट्रपति का फैसला। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही शुरू हो सकता है। दूसरी, विधान परिषद का काम सिर्फ देरी करना है, रोकना नहीं। तीसरी, गवर्नर का रोल बहुत अहम है। और चौथी, आरक्षित बिलों पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति का होता है। बस ये 4 पॉइंट इस पूरे सिस्टम का निचोड़ हैं। तो हमने देखा कि राज्यों में कानून बनाने का ये जो तरीका है वो काफ़ी हद तक संसद जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़रूरी अंतर हैं। खास तौर पे विधान परिषद की सीमित शक्तियाँ। ये अंतर हमें भारत के संघीय ढांचे यानी सेंटर और स्टेट के पावर बैलेंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जो हमारे लोकतंत्र को लगातार एक शक्ल देता रहता है।